नमस्ते, मैं भावना सिंह। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी से, जो एक बहुत ही साधारण शख्सियत है। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। सर, मेरा पहला सवाल, आप गठबंधन से इतना खुश नहीं थे, तो आप क्या करेंगे? मतलब गठबंधन हो गया। नहीं, ठीक है मैम। देखिए, आम आदमी पार्टी से हमारी असहमतियां हैं दिल्ली को लेकर, लेकिन ये दिल्ली का तो चुनाव है नहीं, ये तो देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में जिन धाराओं पे, जिन बातों पे हमारी कांग्रेस की जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राहुल जी को लीजिए, आप सोनिया जी को लीजिए, खड़गे जी को लीजिए, जिन चीज़ों से हम मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का भी जो भारत सरकार के प्रति रवैया है वो ऐसा है कि अब उस वही दिखता है जिस तरीके से कांग्रेस का है। तो जब उस बड़ी लड़ाई में एका दिखती है, विचारों की एका दिखती है, सरकार के विरोध की एका दिखती है, तो फिर यह है कि फिर साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक बड़ी लड़ाई के लिए, ये है कि उस बड़ी लड़ाई के लिए, और आम आदमी का भी है, राज्य स्तर पर उनका हमारा आपस में विरोध रहा है, लेकिन वो भी जानते हैं कि भारतीय स्तर पर अगर मोदी की सरकार को बदलना है तो सबसे बड़ा विकल्प यहाँ कांग्रेस ही है, और कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। तो क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी अपनी शक्ति कांग्रेस के साथ जोड़ी है, और कांग्रेस ने भी जहाँ जहाँ हमारी शक्ति है, हमने क्षेत्रीय दलों के साथ, स्थानीय दलों के साथ, लोकल दलों के साथ उसे जोड़ा। जो विकास की देवी है, शीला जी को विकास की देवी कहा जाता था, विपक्ष की तो छोड़िए, कांग्रेस ही उन्हें भूल रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी सामान्य कार्यकर्ता बोल रहा है। दिल्ली के जो कांग्रेस का नेतृत्व रहा है उसकी एक रही है कि वो थोड़ा बहुत वो चाहता था कि क्योंकि शीला जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व रहा कि और सब चीज़ें छुप जाती थी, तो उन्होंने कभी जिस तरीके से कांग्रेस के किसी भी मुख्यमंत्री के काम का प्रचार प्रसार करना चाहिए वो नहीं किया। आज भी कुछ हमारे पुराने नेता हैं दिल्ली में, जो उस समय कोई पीसीसी प्रेसिडेंट था, कोई कुछ था, जिन्होंने इस तरीके का बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई दिल्ली सरकार के कामों को उजागर करने के लिए, जो कारण भी हुआ कि लोगों के बीच में दिल्ली सरकार के काम ठीक तरह से नहीं गए। लेकिन ठीक है, वो उनकी फितरत है। पार्टी से मुझे एक ही कभी कभी ये होता है कि भाई, अगर पार्टी की सरकार है तो पार्टी की सरकार की बातों का प्रचार प्रसार करना पार्टी का परम कर्तव्य होता है। और जहाँ जहाँ पार्टी के लोकल नेतृत्व के, खासकर संगठन के नेतृत्व के लोग पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करें, मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चे खोलें, तो आपको उसे संभालना चाहिए, उसमें एक्शन होना चाहिए। तो चलिए, वो एक समय है जो बीत गया है। आशा करेंगे कि चीज़ें सुधरे। कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता, कांग्रेस में जो उस समय कैबिनेट में लोग थे, विधायक थे, वो तो इस बात को जानते हैं, लेकिन जो लोग अलग अलग समय पर संगठन कुछ लोग संभालते रहे और उन लोगों की ये गलती रही है, तो ठीक है। अब कोई चीज़ें नहीं सीधी होती तो नहीं समझ सीधी होती है। अब कुत्ते की पूंछ हमेशा कितनी भी आप उसको कर लीजिए, वो सीधी थोड़ी होती है। आप एक बहुत मजबूत दावेदार हैं, तो क्या आपको टिकट मिल रहा है? देखिए, कोई मजबूत दावेदार मैं कोई इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि कोई मजबूत दावेदार है। ठीक है, हमने भी अपनी आशा व्यक्त की है कि मुझे मिले, बाकी पार्टी के ऊपर है, और कोई व्यक्ति मजबूत दावेदार नहीं होता है। वो ठीक है, हर आदमी इस कभी इधर से बात कर लेता, कभी उधर से। देखिए, मजबूत वो होता है जो अपने नाम पर या उससे जुड़े हुए जो भी भावनाएं जनता में होती हैं, उससे पार्टी का वोट बढ़वा सके और वोटरों के बीच में लगे कि इस नेतृत्व के कारण उनका फायदा होगा, इलाके का फायदा होगा, जिससे पार्टी का फायदा होगा। वही मेरे हिसाब से नेता होता है। बाकी कोई नेतृत्व का या मजबूती का कोई मतलब नहीं होता। जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने में इतनी देरी क्यों कर रही है? कोई टूट का खतरा? अब ये नहीं मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा जो प्रक्रिया है वो धीरे रहती है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि क्योंकि पूरे देश का हमको देखना है, बहुत सी सीटें हमें देखनी हैं, और साथ साथ में कई जगहों पे गठबंधन भी है, तो गठबंधन में सीटें तय करना उतना आसान इसलिए नहीं होता है कि भाई तमाम नेताओं को जो बचे हैं उनको कहाँ रखा जाए। फिर दिल्ली में भी और ऐसे और जगहों पर है कि कांग्रेस में कई जगहों पे, क्योंकि पुरानी पार्टी रही है, नेतृत्व रहा है। भाई, नई पार्टियों में या छोटी पार्टियों में क्या होता है कि जाने माने नेता कम होते हैं शुरुआत में, एक होंगे, दो होंगे, तो उनको एक दो के बीच में निर्णय लेना पड़ता है। हम लोगों को चार चार, पाँच पाँच के बीच में निर्णय लेना पड़ता है। और जैसे मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ आपने देखा होगा क्षेत्रीय दलों के जब कैंडिडेट अनाउंस होते हैं तो कई बिल्कुल नए चेहरे होते हैं, क्योंकि पुराने चेहरे नहीं है उनके पास।
हमारे पास पुराने चेहरे हैं, पुराने हैं, वर्तमान के हैं, आने वाले भविष्य के चेहरे हैं, तो हमें ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है और हमारी प्रक्रिया हमेशा से ज़्यादा आपस में बातचीत कर तय करने की रही है, जिस कारण से कांग्रेस में देरी तो होती है। देरी कम हो ये तो सबकी अभिलाषा है, लेकिन देरी होती है। आपने कहा पुराने चेहरे, मगर आपके कई दिग्गज नेता ने तो खुद ही मना कर दिया। क्या ये ईडी का डर है या नहीं, ये नहीं परिवार मालूम, हाथ नहीं, आगे जैसे बढ़ा मुझे रहे नहीं मालूम है किसने मना किया। देखिए अभी तो हमारे पास 3 सीटें हैं, ठीक है। जहाँ तक नॉर्थ वेस्ट की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन है कि नहीं है, बट अगर आप नॉर्थ वेस्ट क्योंकि रिजर्व सीट है, उसमें सुरेंद्र जी हैं, उसमें जयकिशन जी हैं, उसमें चौहान साहब, ये तीनों हमारे पुराने नेता हैं, तीनों चाहते हैं लड़ना। तो ये तो कोई है नहीं कि किसी पुराने चेहरे ने मना किया। बाकी सीटों में भी जो पुराने चेहरे हैं सबके सब है, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि पुराने चेहरे मना करें। अब जो उस इलाके का है ही नहीं, या समझ लो साउथ का है, कहीं और है, या किसी और पद पर है, पोस्ट पर है, तो ऐसे लोगों ने अब की बार कम, जैसे अब की बार जनरल सेक्रेटरीज नहीं लड़ रहे हैं, जैसे माकन जी अब ट्रेजरर बन गए इसलिए वो नहीं लड़ रहे। वो इसलिए भी है क्योंकि उनकी जगह जगह पार्टी में जिम्मेदारियां मिली हैं और कोई राज्य के स्तर पर, कोई राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को चुनाव भी लड़ा रहा है। जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। विवेक जी हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी के हेड हैं और मोदी जी के बहुत खास माने जाते हैं जी। इन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि हमें संविधान बदलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी 6,375 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है और वो कहते हैं मैं संविधान पे आँच नहीं आने दूंगा। तो आपकी नज़रों में दोनों से कौन ठीक है? ये देखिए, ये तो बदलना ही चाहते संविधान, ये तो है ही इनका इनके मन की बातें, कहें कुछ भी। देखिए भारत का संविधान जब बना था 1947 में, तो दुनिया में ये सामाजिक क्रांति, ऊंच नीच को खत्म करना, समता लाना, बराबरी लाना, एक बिल्कुल नायाब तरीके से लोगों को अपने अधिकार देना, उनको सशक्त बनाना, एक ऐसे समाज और देश में जहां हम आर्थिक और सामाजिक रूप से लुटते रहे हैं और कई वर्ग शोषित होते रहे हैं, उन्हें स्वच्छंद छोड़कर उनको एक आज़ादी देनी, उनको एक बराबरी देनी, इसका एक अद्भुत उदाहरण रहा है। और यह है स्वाभाविक है कि भाई कोई भी संविधान उतना ही अच्छा होगा जितना क्रियान्वित हो, तो क्रियान्वयन में हर चीज़ 100% थोड़ी होती है, कमियां भी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रूढ़िवादी पार्टी रही है, ये जातियों में विश्वास नहीं, जातिवाद में विश्वास करती है, ये ऊंच नीच में विश्वास करती है, ये आर्थिक असमानता में विश्वास करती है, ये चाहती है कि कुछ ही लोगों के हाथ में सब कुछ रहे, तमाम जनता के बीच में ना रहे। और हमारा संविधान जिसको कहा जाता है कि वो समाजवादी संविधान है, वो इसलिए है क्योंकि वो समता की, बराबरी की, एकता की बात करता है। उसमें कई ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप अचंभे में हो जाएंगे कि अगर ये सही में इम्प्लीमेंट कर लें तो जितने आज अडानी अंबानी की हम लोग बात करते हैं उनका मतलब चेहरा तक नहीं दिखेगा बिजनेस की वर्ल्ड में, इस देश में। तो इन चीज़ों के तो वो खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम असमान नीतियां, देश को कुछ लोगों के हाथ पर बटोर कर डालने की नीतियां, एक तरीके से कुछ लोगों द्वारा देश को लूटने की नीतियां, और एक ही पार्टी का वर्चस्व लोकतंत्र के को बिल्कुल झुठला कर करने वाला, ये तो इनके तौर तरीके हैं। और सबसे बड़ा इनके सामने अगर हथियार आ रहा है तो संविधान आ रहा है और कांग्रेस आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को, संविधान को सही में अगर किसी पार्टी ने सींचा है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सींचा है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को नहीं बदल सकते तो संविधान को बदलें, ये तो उनके पीछे ही। और जैसे राहुल जी ने कहा कि ये किसी भी तरीके से हम इसमें आंच नहीं आने देंगे। आपने सवाल पूछा था इंडिया अलायंस का, जैसे आम आदमी पार्टी का, ये भी सब इस पर एक मत है कि संविधान को हमें हर सूरत में बचाना है। और दिल्ली, हिंदुस्तान का 80% व्यक्ति यही चाहता है कि जो संविधान हमने अपने आप को दिया आज से 70-75 साल पहले, उस पर आंच ना आए। तो उसमें देश, सारी पार्टियां इकट्ठा हो रही है और देश इकट्ठा हो रहा है। आखिरी सवाल, मेरी शुभकामनाओं के साथ, अगर आपको लोकसभा की टिकट मिली तो आप देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए क्या करेंगे? आपका विजन क्या है? देखिए बहुत सरल है। कांग्रेस की जब भी आर्थिक नीतियां रही हैं, हमने उस तरीके के छोटे उद्योगों को, उस तरीके के छोटे व्यवसायों को हमेशा प्रोत्साहित किया। खेती और किसानी में अगर हम लोगों ने खाद सस्ती की, सिंचाई सस्ती की, डीजल सस्ता किया, तो इसलिए सस्ता किया कि जब किसान कोई चीज़ का उत्पादन करता है 2 पैसे उसकी जेब में जाएं और वो इतना महंगा ना हो जाए कि सामान जन के घर में रोटी कम हो जाए। हमने हमेशा छोटे व्यवसायों को किया कि अगर वो बाटा का जूता खरीदना चाहता तो वो खरीदे, अपने हाथ से भी जूता बनाकर अपने गांव में बेच सके तो उसका भी रोजगार चले। हम ये चाहते थे कि अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बने जिसमें वो चीज़ नहीं बन सकती थी जो छोटे उद्योगों में बनती है, तो केवल वही बड़ी फैक्ट्रियों में बने, बाकी जो चीज़ें आपके मेरे घर में 10-15 लाख रुपए लगाकर फैक्ट्री लग सकती है वहाँ बन सके।
और फायदा ये होता है कि छोटी फैक्ट्री में जैसे आपकी आर्थिक नीति बताती है कि अगर आप 10 लाख का निवेश करेंगे तो एक नौकरी बनती है। बड़ी फैक्ट्रियों में अगर आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगाएंगे तो मुश्किल से एक नौकरी बनती है। तो हम चाहते थे कि वहां पैसा लगे, जहां जगह जगह उद्योग खुले, ज्यादा लोग उसमें आए, हमारी कृषि खुशहाल हो, उन्नत हो और लोगों की पेट में बिना ज्यादा पैसे की रोटी आए। फिर स्वाभिमान, हमने हमेशा किसी भी देश के सामने घुटने नहीं टेके। उस समय में जब देश कमजोर माना जाता था और दुनिया में हमारे पास ना कोई आर्मी पावर थी ना कोई ताकत थी, तो दुनिया हमारा लोहा माना करती थी। नेहरू जी को और उसके बाद इंदिरा जी को तमाम बड़े बड़े जगहों पर बुलाया गया बड़े बड़े दुनिया के मसले हल करने के लिए। हम उस भारत का निर्माण चाहते हैं, हम उस स्वाभिमानी, उस स्वावलंबी, समतामयी भारत के निर्माण की बात करते हैं। इनका आप देख लीजिए, जितना इन्होंने अपनी आर्थिक अचीवमेंट बताई है, चीजें बताई है, वो तो वही थी जो कांग्रेस कर रही है। भाई स्वाभाविक है ना, हमने 100 किलोमीटर सड़क बनाई तो तुम 150 बनाओगे, वो तो समय देता ही है आपको वो चक्र। आदमी जब धीरे धीरे ज्यादा कमाता है तो एक घर है तो एक घर में सोफा आता है, फिर 2 सोफे आ जाते हैं, फिर 4 सोफे आ जाते हैं। बात तो ये कि एक की जगह 100 घर बनाओ ना, वो तो कांग्रेस ने बनाए। तो इनका तो केवल ये है कि उसी घर को थोड़ा सा सुसज्जित कर देना, उसको शोभा दिखा देना और दिखाना कि देखो सारा काम हमने किया। उसके अलावा इनकी एक भी ऐसी नीति नहीं है जो कांग्रेस की नीति नहीं है। इनके अंदर में देश में जो भुखमरी का हाल है, जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े आपको देश के आंकड़े बता रहे हैं, वो तो आश्चर्यचकित कर देंगे। आज आप देखिए, एक 500 की 200 400 लोगों की 500 लोगों की नौकरी आती है तो 4-4 करोड़ ग्रेजुएट उसमें अप्लाई करते हैं, चपरासी तक की नौकरी में। पहले तो ये आलम कहीं नहीं था। आज जहां भी आप जाते हैं कहीं लीक हो जाता है, कहीं पेपर बाहर आ जाता है तो बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। आज हमारी सरकारी जितनी यूनिवर्सिटियां थी जो चमका करती थी कांग्रेस के जमाने में, जो ज्यादा से ज्यादा नेहरू जी ने बनाई थी, उसमें सामान्य घर का बच्चा 5 रुपए महीने में पढ़ लेता था। आज 5-5 रुपए महीने में वो बेचारा प्राइवेट सेक्टर में धक्के खा रहा है। तो किसी भी चीज में कांग्रेस ने जो किया था और जिस तरीके का हम आगे परिदृश्य दे रहे हैं वो लोगों को लुभाएगा। आज भी आप हमारी अगर गारंटियों की बात करें, हम लोग नौकरी की गारंटी की बात कर रहे हैं और पुख्ता दिखा रहे हैं किस तरीके से देंगे। 2 करोड़ 3 करोड़ का जुमला नहीं कह रहे। राहुल जी ने कहा कि इतनी कमियां हैं सरकार में, हम इतनी जगह भरेंगे। हर वो व्यक्ति को जो कॉलेज से या स्कूल से पास होकर आता है, अगर वो कुछ न कुछ सीखना चाहेगा, अपना कोई स्किल सीखना चाहेगा, कोई दक्षता सीखना चाहेगा, तो 1 लाख रुपया उसको मिलेगा। इसका मतलब है जो शुरुआत में 1 लाख रुपया पाता है वो पूरी जिंदगी कम से कम लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया तो पाएगा। फ्री फंड में नहीं, मुफ्तखोरी में नहीं, अपनी मेहनत करके। हर गरीब घर की महिला, और हिंदुस्तान में हम मानते हैं 70-80% लोग गरीब हैं, हर परिवार में 1 लाख रुपया साल का मिलेगा। आप पूरी सब्सिडी गिन लीजिए जो मोदी देता है या और कोई देता है, मिल मिला के मुश्किल से 25-30 हजार रुपया महीना पड़ती है। 1 लाख रुपया अगर घर में आएगा तो आप देखिए कितना स्वावलंबी और कितना सशक्त जो है कोई घर बन जाएगा। ठीक है। एक और चीज है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जैसे मैं छोटा उदाहरण देता हूँ, किसानों को इन्होंने कहा कि हम 6,000 रुपया महीने का साल का आपको देंगे। कुल मिलाकर पता किया गया कि 35 से 40 हजार करोड़ रुपया जो है ये किसानों को दे रहे हैं। और इन्होंने जो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बंद कर दी, जो डीजल पर सब्सिडी बंद कर दी, जो सिंचाई पर सब्सिडी बंद कर दी, उससे पहले इन सब पर 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी जाया करती थी। तो एक हाथ से आपने किसान से 1.5 लाख करोड़ खींच के अपनी जेब में डाल लिया और उसको भीख के रूप में 30,000 रुपया दे दिया। अब वो 1.5 लाख करोड़, जिससे डीजल कम होता है, आपका पंप सेट चल सकता है, आपका ट्रैक्टर चल सकता है, आपका थ्रेशर चल सकता है, उत्पादकता बढ़ सकती है, मेहनत कम लगेगी, ज्यादा सामान निकलता है, वो ज्यादा अच्छा है। आप अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से अपना गेहूं, अपना अनाज, अपनी दाल, अपनी तुअर, अपनी सब्जी मार्केट में बेच सकते हो, वो ज्यादा जरूरी है कि भीख के रूप में 6,000 रुपया साल का आपको मिलना। तो इन्होंने क्या किया, सब्सिडियां सारी बंद कर दी, कृषि को बिल्कुल चौपट कर दिया। आज किसान जो है सड़क पर खड़ा है, भीख मांग रहा है सरकार की तरफ, और रहमत की तरह, रहम की तरह इन्होंने 6,000 रुपया दिया कि दो, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि मैं तुम्हें भिखमंगा बना दूंगा लेकिन भीख जरूर दूंगा। केवल यही उसकी गारंटी। आपने मोदी जी की बात की, तो मोदी जी का नया अवतार आया है चंदा मामा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए साहब, कोई अवतार क्या है क्या नहीं आए हम नहीं जानते। चंदा मामा तो बचपन से मेरे लिए एक बहुत रोमांच भरा हुआ प्रतीक रहा है। सीबीआई जो एसबीआई ने आंकड़े दिए, देखिए वो इसलिए वो तो है, इसलिए मैं चंदा मामा पे नहीं देखो। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, वो अगर कोई सामान्य परिस्थिति होती तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना पड़ता। आज बार बार रोज, पिछले 2 दिन में अगर आप देखेंगे, रोज खबरें आ रही हैं कि किसी कंपनी पर रेड पड़ती है, उसके 20 दिन बाद वो 300 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है, वो बीजेपी को देती है और 2 महीने बाद केस खत्म हो जाता है। कोई कंपनी कांग्रेस को 70 करोड़ का डोनेशन देती है,
2 महीने बाद उस पर ईडी की रेड पड़ जाती है, उसके बाद वो बीजेपी को 300 करोड़ का देती है और उस पर जो है पूरा का पूरा केस वापस हो जाता है। तो ये तो चोरी है ना, ये तो सीधे चोरी हो गई कि आपने किसी को पैसा दिया तो हम ईडी करेंगे। ये तो मिसयूज है। और सरकार का इतना बड़ा दुरुपयोग जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में सामने निकला है, दुनिया के लिए एक उदाहरण है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से पैसों का घपला करने वाली सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाली सरकार शायद मानव इतिहास में और कोई नहीं होगी जो बीजेपी की सरकार है आज हिंदुस्तान में। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। ये थे संदीप दीक्षित साहब जो पूर्व सांसद है।